वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 42 है। 41 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी की कर रहे हैं या फिर एसएससी के लिए कर रहे हैं, तो इन सारे एग्जामों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में परियोजना का नाम दिया गया है और सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है। तो ए क्या है? फरक्का, ये जो है कि गंगा दिया गया है सामने, सरदार सरोवर, नर्मदा, तुलबुल, झेलम दिया गया है, नाथपा, झाकरी, सतलज दिया गया है। तो इसमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए फरक्का परियोजना ये कहाँ पे है? ये तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है और ये गंगा नदी पे है, ठीक है। देखिए सरदार सरोवर ये कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पे है। तुलबुल परियोजना ये कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पे है। नाथपा झाकरी ये परियोजना कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पे है। तो देखिए तो सारे सीधे सीधे हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो इसमें से हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, थर्ड ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए सीएसओ इसका गठन कब हुआ था? तो 2 मई को हुआ था। कब? 1951 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। इसका कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करना इसका कार्य होता है। देखिए इस संगठन के संस्थापक जो है ना पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सेकेंड ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, फोर्थ ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए जीएनपी, देखिए जीएनपी जो है कि जो जीडीपी होता है हमारा वो और प्लस विदेश से अर्जित जो शुद्ध कारक होता है, इन दोनों को योग को हम जीएनपी कहते हैं, ठीक है। जीडीपी किसे कहते हैं? तो देखिए जीडीपी जो ना एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के भीतर जो है कि सभी गुड्स एंड सर्विस का बाजार मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और जीएनपी किसे कहते हैं? तो जीएनपी में दोनों आ जाएगा, ठीक है, कि देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में, ठीक है, एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को ही हम जीएनपी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1985-86 को, सेकेंड ऑप्शन है 1977-78 को, थर्ड ऑप्शन है 1981-81 को, फोर्थ ऑप्शन है 1991-92 को। तो अंत्योदय योजना इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था 1977-78 ईस्वी में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट सूची में क्या दिया गया है? भौतिक राशियाँ दी गई है और सेकेंड सूची में उसकी मापन की इकाई दी गई है। तो दाब के सामने दिया गया है कैलोरी, ध्वनि की प्रबलता के सामने दिया गया है एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के सामने दिया गया है डेसिबल एंड उष्मा के सामने दिया गया है पास्कल। तो देखिए ये भौतिक राशियाँ हैं और इसके ये मापन की इकाई हैं। तो देखिए दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई होती है पास्कल,
ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपका डेसिबल से, ठीक है। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये आपका एंगस्ट्रॉम से, एंड उष्मा किससे मापा जाता है? ये कैलोरी से। तो देखिए ए का 4, बी का कौन सा है? बी का हो गया आपका ध्वनि का डेसिबल हो गया 3, सी का हो गया 2 एंड डी का हो गया 1। तो 4 3 2 1 कौन सा है? 4 3 2 1 ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। सेकेंड ऑप्शन है इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। थर्ड ऑप्शन है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। देखिए इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, ठीक है। देखिए साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साइमन कमीशन जो है कि ये 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है कि एक आयोग की घोषणा किया था। देखिए इस आयोग का कार्य क्या था? तो इस आयोग का कार्य ये था कि इस बात का पता लगाना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं और उनका जो है कि स्वरूप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस आयोग में कितने व्यक्ति थे? तो 7 सदस्य थे, और सातों जो है कि कौन थे? ये अंग्रेज़ थे, भारतीय इसमें सदस्य कोई नहीं था, ठीक है। इस वजह से जो है कि इसका व्यापक विरोध हुआ, और उस टाइम ही 1927 में ही मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें जो है कि ये फैसला लिया गया था कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की थी? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। सेकेंड ऑप्शन है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। एंड फोर्थ ऑप्शन है संघीय प्रणाली में अवशिष्ट शक्तियों प्रांतों के पास हो। तो देखिए 4 इसमें दिया गया है। इसमें से क्या क्या मतलब नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें क्या क्या बातों की अनुशंसा की गई थी? तो देखिए इसमें की गई थी आपका केवल 2 और 3 के लिए। देखिए अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है कि कब प्रस्तुत की? तो 10 अगस्त 1928 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, न कि जवाहरलाल नेहरू से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये टिक मत लगाइएगा कि जवाहरलाल नेहरू से, नहीं, ये मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हेतु अनुशंसा की गई थी। इसमें बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान था, और इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, ठीक है। ये मुख्य बातें थी इस नेहरू रिपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, सेकेंड ऑप्शन है मिर्च, थर्ड ऑप्शन है बैगन, एंड फोर्थ ऑप्शन है फूल गोभी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी फसल सोलेनेसी कुल की से संबंधित नहीं है। तो कौन सी फसल सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका फूल गोभी। देखिए टमाटर, मिर्च और बैगन ये जो है कि सोलेनेसी कुल से संबंधित है, लेकिन फूल गोभी किससे संबंधित है? तो ये कुसीफेरी कुल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर ढकेलना न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर ढकेलना, न्यूटन का कौन सा नियम इस पर लागू होता है, किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है आपका न्यूटन का तृतीय नियम का। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, न्यूटन के कितने नियम हैं? 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फार्मूला होता है F बराबर ma। देखिए, F तो बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं? देखिए, तृतीय नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतनी ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और न्यूटन का तृतीय नियम है। देखिए, अगर हम इसका एक ये भी उदाहरण है कि अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं ना, तो बंदूक जो है कि पीछे की तरफ धक्का देती है। तो इट मीन्स कि जितने तेज़ी से ये बंदूक की गोली निकलती है उतनी ही तेज़ी से आपका ये बंदूक भी पीछे घिस सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पाषाण काल से संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, सही कौन सा है? तो देखिए, आपका एक और ये दो दोनों सही है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी, सही बात है। और पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। 3 कालों में विभाजित कौन कौन किया गया है? देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट क्या बोल रहा है? इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। निम्न पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इस काल में उपकरणों में हैंड एक्स एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। तो इन दोनों में कौन सा सही है? तो देखिए, ये आपका दोनों सही है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के अध्ययन की दृष्टि से देखिए, मानव जीवन अस्थिरता, ठीक है, ये भी सही है। देखिए, पूरा पाषाण काल के अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुनः इन्हें 3 कालों में विभक्त किया गया था, ठीक है, जिसमें एक काल निम्न पूरा पाषाण काल था और जिसमें मानव जीवन अस्थिर था, ठीक है, और मानव शिकार कर के जो है कि अपना भोजन संग्रह करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। सेकंड ऑप्शन है माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। थर्ड ऑप्शन है यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन असत्य हैं। तो ये इसमें से जो है कि असत्य कथन पहचान करना है। तो कौन सा असत्य कथन है? तो देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, सही बात है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है, नहीं। जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, ठीक है। यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका असत्य कथन जो है कि ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगें ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है। सेकेंड ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है।
थर्ड ऑप्शन है जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों से के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम से ही उत्पन्न होती है, सही बात है। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण शीर्ष और गर्त के रूप में होता है, ठीक है। जब तरंगे की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे करते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं फर्स्ट है मुस्लिम लीग, सेकंड है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, थर्ड है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ है पीजेंट्स एंड वर्कर्स। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। अच्छा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं अभी आज की डेट में? वो 8 हैं। कौन कौन है? देखिए, एक बीजेपी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और एक सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक सीपीआईएम है। तो ये जो है कि ये 8 पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां। तो इसमें से तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समाजवादी, सेकंड ऑप्शन है उदार बौद्धिकवादी, थर्ड ऑप्शन है गांधीवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों को विभाजित किए जा सकते हैं? तो देखिए, इसमें से ये सभी विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है कि आपका कहाँ है संविधान में? तो ये है आपका भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक है ये? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ना विधायिका और सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में कार्य करता है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, सेकेंड ऑप्शन है नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, थर्ड ऑप्शन है नमित शर्मा बनाम भारत संघ एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका थर्ड ऑप्शन से, नमित शर्मा बनाम भारत संघ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन का गठन केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सरल प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है व्युत्पन्न प्रोटीन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से प्रोटीन का जो है कि गठन जो है केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है? तो वो होता है आपका सरल प्रोटीन का, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट दिया गया है, जॉन शर्मन मिशन मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में गया था। सेकंड दिया गया है, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेज 1681 से 84 था। तो इन दोनों कूटों में से कौन सा सही है? तो देखिए, दोनों सही है, आपके थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जॉन शर्मन मिशन मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में गया था, सही है, और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कूट दिया गया है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि भारत में एशियाई शेर का प्रमुख आवासीय क्षेत्र कहाँ? गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे ये? गुजरात को माना जाता है। तो इसमें से दोनों में सही कौन सा है? तो देखिए, दोनों सही है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से
सिर्फ भारत में पाया जाता है और ये जो है कि गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है जो गुजरात में है। तो ये आपका हो जाएगा 19 का थर्ड ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ये क्लोरोफिल युक्त थायलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं। दूसरा दिया गया ये केवल लैंगिक जनन करते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? तो देखिए ये क्लोरोफिल युक्त थायलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं, ये तो आपका सही है। ये केवल लैंगिक जनन करते हैं, नहीं, ये जो है कि लैंगिक भी होते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं, ये दोनों करते हैं, ठीक है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कल, इसका आंसर देना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट था छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। सेकेंड ऑप्शन था अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। थर्ड ऑप्शन था अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व। एंड फोर्थ ऑप्शन था सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का से क्या अभिप्राय है? तो यही अभिप्राय है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व से अभिप्राय है। फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता खो देता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोमा, सेकेंड ऑप्शन है मोतियाबिंद, थर्ड ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष एंड फोर्थ ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो मनुष्य जो है कि अपनी दृष्टि क्षमता जो है कि खो देता है किस रोग से? तो इसमें से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों आप हमें अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी जुड़ सकते हैं हमसे, यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया वीडियो देखने के